नमस्कार साथियों। स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए गुरुशिखर एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर पूरे सिलेबस को मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में कवर करवाऊंगा, जिसकी पहली क्लास आज हम लेके आए हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो पीजी लेवल में जो सबसे नया टॉपिक जुड़ा है इस बार, जिसका नाम है राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम। इस विषय पर हम चर्चा करने जाएंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो जीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, जो जीएस एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां पर एक कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन बैच एनसीईआरटी का, क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम के लिए, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो एनसीईआरटी के भूगोल के चैप्टर है, उनको मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ। साथ में स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है, जो जीएस एकेडमी के, ये जो जीएस एकेडमी का हमारा एप्लीकेशन है, इस पर आपको जो कोर्स सेक्शन है वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरा कोर्स मैं आपको ऑनलाइन मोड से करवाऊंगा, और एक बार इस कोर्स को देखने के बाद में ये जो एमसीक्यू सीरीज करोगे, या और कहीं से आपने कोर्स कर रखा है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक बार ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम, और उसके बाद में ये एमसीक्यूज करोगे तो आप इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के दो आधारभूत प्रश्न क्या है। ये पूछा जा सकता है कि राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है, उसमें मोटे तौर पर कौन से दो आधारभूत प्रश्न हैं राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के, वो दो कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनकी स्टडी करने के लिए हमें राजनीतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो अध्ययन के जो दो फंडामेंटल सवाल कौन कौन से हैं। क्या राजनीतिक भूगोल में मुख्य रूप से सीमाएं और सरकार की शक्ति के बारे में पढ़ा जाएगा, या इसकी विषय वस्तु और अध्ययन के विभिन्न उपागमों के बारे में पढ़ा जाएगा, या जनसंख्या और आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन किया जाएगा, या राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अध्ययन किया जाएगा। साथियों, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे ये है तो राजनीति से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित। जनसंख्या और वहां का आर्थिक विकास, इसका प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक भूगोल से कोई संबंध नहीं है। सीमाएं और सरकार की शक्ति, ये भी पॉलिटिक्स से संबंधित है। लेकिन यहां आपसे सवाल ये पूछा गया है कि राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के दो आधारभूत प्रश्न क्या है, कि हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने दो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या आएंगे। सीमाएं और सरकार की शक्ति राजनीतिक भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी राजनीतिक भूगोल का हिस्सा है, लेकिन ये वो दो आधारभूत प्रश्न नहीं है। आधारभूत प्रश्न दो है, वो है कि इसका कंटेंट क्या होगा, कि राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाए। क्या का जवाब है कि इसका कंटेंट क्या होगा। और दूसरा है कि ये जो कंटेंट है राजनीतिक भूगोल का, इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे, हाउ। तो कैसे पढ़ेंगे, तो विभिन्न उपागम है उसके लिए, जिसमें मुख्य रूप से हार्टसॉन के द्वारा जो 4 उपागम दिए गए वो प्रसिद्ध है। तो इन उपागम के माध्यम से हम राजनीतिक भूगोल को पढ़ेंगे। तो हमारे सामने दो जो आधारभूत प्रश्न है, वो है एक तो विषय वस्तु, और दूसरा इसके विभिन्न उपागम। तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा।
राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के दो आधारभूत प्रश्न हैं, एक तो विषय वस्तु कि क्या अध्ययन करना है, और दूसरा है कि अध्ययन के विभिन्न उपागम कि कैसे अध्ययन करना है। तो क्या और कैसे, ये दो मुख्य आधारभूत प्रश्न हैं जो राजनीतिक भूगोल में आते हैं। अगला सवाल कि सिस्टमैटिक या जिसको टॉपिकल अप्रोच भी कहते हैं, क्रमबद्ध या प्रासंगिक उपागम में विषय वस्तु का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। अब राजनीतिक भूगोल में अध्ययन के दो मुख्य रूप से उपागम है। पहला उपागम क्रमबद्ध उपागम है और दूसरा उपागम है, उसको हम मोटे तौर पे बोलते हैं प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम पूछा है कि क्रमबद्ध उपागम का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसका अध्ययन कौन से तरीके से किया जाता है। पहला ऑप्शन, एक ही विषय का, मतलब टोटल हमें विषय कितने लेने, टॉपिक लेना है एक, और अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन करना है, और उसका वेरियस रीजन है, अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमें अध्ययन करना है। दूसरा, किसी विशेष क्षेत्र का, एक विशेष क्षेत्र ले लिया और उसमें उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन करना। तीसरा, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना, और चौथा है केवल भौतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना। देखो सामान्यतः जहां केवल और इस प्रकार के ऑप्शन में शब्द लिखे आते हैं तो वहां उन ऑप्शन के गलत होने की संभावना रहती है। और वैसे ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण इसमें शामिल नहीं है, और केवल भौतिक संसाधनों का मूल्यांकन भी शामिल नहीं है। अब हमारे सामने दो सवाल है, दो ऑप्शन है, क्या इसमें विषय एक लेते हैं या क्षेत्र एक लेते हैं। तो देखो सिस्टमेटिक जो उपागम है उसमें एक एक विषय लेंगे, ठीक है, और उसको हर प्रदेश में पढ़ेंगे। जैसे एक टॉपिक ले लिया सीमाएं, तो सीमाएं आपको उत्तरी अमेरिका की भी पढ़नी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पढ़नी है, अफ्रीका की भी पढ़नी है, यूरोप की पढ़नी है, एशिया की पढ़नी है, ऑस्ट्रेलिया की पढ़नी है, सभी प्रकार के क्षेत्रों की सीमाएं पढ़नी है। तो एक विषय लेना है और सभी क्षेत्र लेने। जो दूसरा उपागम है ना प्रादेशिक उपागम, वो ये कहता है कि क्षेत्र एक लो, जैसे एशिया ले लिया तो एशिया में सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसका मतलब एशिया की सारे राजनीतिक भूभाग पढ़ने हैं, एशिया की सारी सीमाएं पढ़नी है, एशिया की सारी राजधानियां पढ़नी है। राजनीतिक भूगोल के जो जितने भी विषय हैं वो एक क्षेत्र के संदर्भ में सभी टॉपिक पढ़ने हैं, वो तो हो जाएगा प्रादेशिक उपागम। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें विषय एक लेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, उस उपागम को बोलते हैं क्रमबद्ध उपागम। तो देखो ये ऑप्शन सही है। क्रमबद्ध उपागम में एक ही विषय, जैसे राज्य ले लिया या सीमाएं ले ली या आपने पॉपुलेशन ले ली, उसका अध्ययन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में किया जाता है। इस उपागम को क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध उपागम। नेक्स्ट सवाल, एक बुक है जिसका नाम है ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना ये पुस्तक किसने लिखी, एक सवाल तो यहां से ये बनता है कि ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, हु रोट द ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स बुक। तो ये ध्यान रखना कि इसके लेखक कौन है, मूडी। कौन है, मूडी। अब देखो प्रत्येक उपागम, जैसे क्रमबद्ध उपागम है ना, उसके अध्ययन से संबंधित एक दो किताबें हैं, प्रादेशिक उपागम से के अध्ययन से संबंधित भी किताबें हैं। तो ये जो किताब है ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, ये कौन से उपागम पर आधारित है। पहला ऑप्शन प्रादेशिक उपागम, दूसरा दोनों उपागम, दोनों कौन से, क्रमबद्ध प्रासंगिक जो प्रादेशिक दोनों, तीसरा है क्रमबद्ध उपागम और चौथा है ऐतिहासिक उपागम। तो ध्यान रखना ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो क्रमबद्ध उपागम पर लिखी हुई है, सिस्टमेटिक अप्रोच पर लिखी हुई है, सिस्टमेटिक जो अप्रोच है उस पर लिखी हुई है, राइट। तो मूडी की पुस्तक का नाम याद रखना, ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और कौन से उपागम पर लिखी हुई है, क्रमबद्ध या प्रादेशिक प्रासंगिक उपागम है, जिसको टॉपिकल या सिस्टमेटिक अप्रोच बोलते हैं, उस पर लिखी हुई है। तो ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स को क्रमबद्ध उपागम पर आधारित एक उदाहरण पुस्तक के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, प्रादेशिक उपागम की मुख्य विशेषता क्या है। यहां पूछा है आपको प्रादेशिक उपागम की मुख्य विशेषता क्या है। यह राज्य की शक्ति का विश्लेषण करता है। देखो जो उपागम शक्ति का विश्लेषण करता है उसको बोलते हैं पावर एनालिसिस अप्रोच, ठीक है। यह किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन एक इकाई के रूप में करता है।
ये राज्य के उद्भव का कालिक अध्ययन करता है। देखो, जो राज्य के उद्भव का कालिक अध्ययन करता है उस उपागम को बोलते हैं ऐतिहासिक उपागम। कौन सा उपागम है? ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या करता है? राज्य के उद्भव का कालिक अध्ययन। इसका मतलब वो टेम्पोरल स्टडी करता है, समय के सापेक्ष अध्ययन करता है, जिसको बोलते हैं टेम्पोरल। और यह केवल आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, चौथा ऑप्शन है। तो जो प्रादेशिक उपागम है उसमें एक प्रदेश के सभी तत्व लेंगे, तो केवल आर्थिक संबंध गलत होगा। कालिक अध्ययन वाला वो तो कौन सा अप्रोच है? ऐतिहासिक उपागम है, प्रादेशिक उपागम नहीं है इसका। और ये राज्य की शक्ति का विश्लेषण है, ये पावर एनालिसिस अप्रोच है। ये जो सेकंड ऑप्शन है कि एक विशेष क्षेत्र लेंगे, प्रादेशिक है इसका मतलब कोई प्रदेश लेंगे, प्रदेश ले लिया इसका मतलब कोई विशेष क्षेत्र ले लिया, उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन करेंगे, मतलब इस पूरे प्रदेश की एक इकाई के रूप में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करेंगे, सभी राजनीतिक भूगोल के सभी कारकों का अध्ययन वहां करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट देखो, प्रादेशिक उपागम में किसी विशेष क्षेत्र, जैसे एक महाद्वीप ले लिया या एक देश ले लिया, एक प्रांत ले लिया, ठीक है, उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पैटर्न, ध्यान रखना, वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न एक किताब है। पहला सवाल, वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना उसके लेखक है अलेक्जेंडर। कौन है लेखक? अलेक्जेंडर। एक सवाल तो यहां से बनता है कि वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर का ये जो पुस्तक है ये कौन से उपागम का उदाहरण है? प्रादेशिक उपागम, क्रमबद्ध उपागम, कार्यमूलक उपागम या दोनों उपागमों का संयोजन? तो जो मैंने पहले पुस्तक आपको लिखवाई थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बिहाइंड ज्योग्राफी, मूडी वाली पुस्तक, और यहाँ अलेक्जेंडर की पुस्तक है वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये प्रादेशिक उपागम पर लिखी गई है। कौन से उपागम पर? इस पुस्तक का जो 80% हिस्सा है वो प्रादेशिक उपागम से संबंधित है, इसलिए अलेक्जेंडर की इस पुस्तक का जो उपागम होगा वो कौन सा उपागम से होगा? प्रादेशिक उपागम से होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न जो अलेक्जेंडर की पुस्तक है, ये पुस्तक प्रादेशिक उपागम पर आधारित है। कौन से उपागम पर है? प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट, जोन्स द्वारा प्रतिपादित नया उपागम कौन सा है? देखो, जोन्स ने इन चारों में से कौन से उपागम का प्रतिपादन किया? शक्ति मूलक उपागम, एकीकृत क्षेत्र उपागम, ऐतिहासिक उपागम और कार्यमूलक उपागम। देखो, शक्ति मूलक, ऐतिहासिक और कार्यमूलक, ये जो उपागम है ये तो किसके है? आर्टसॉन ने दिए थे। किसने दिए थे? आर्टसॉन के द्वारा प्रतिपादित उपागम है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं ना, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यूनिफाइड का मतलब इंटीग्रेटेड, फील्ड का मतलब एरिया, थ्योरी का थ्योरी, तो इंटीग्रेटेड एरिया थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? जोन्स के द्वारा। तो जोन्स ने कौन सा उपागम प्रतिपादित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, इंटीग्रेटेड एरिया थ्योरीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत अमेरिकी भूगोलवेत्ता जोन्स के द्वारा प्रतिपादित एक उपागम है। अगला सवाल है, शक्ति विश्लेषण उपागम जो पावर एनालिसिस अप्रोच के अनुसार राज्य को किस रूप में देखा जाता है? आर्टसॉन का सबसे पहला उपागम है जिसका नाम है पावर एनालिसिस अप्रोच। पावर एनालिसिस अप्रोच के अनुसार राज्य को किस रूप में देखा जाता है? एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में, एक आर्थिक बाजार के रूप में, या एक शक्ति क्षेत्र के रूप में? तो जैसा कि आपको नाम से विदित है, शक्ति का विश्लेषण इस उपागम का मुख्य है। इसका मतलब है कि किसी भी राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है उस राज्य के पास में कौन सी शक्ति है, कैसी शक्ति है। ठीक है ना, तो जो राज्य है वो क्या है? उस शक्ति का क्षेत्र है जहां पर वो शक्ति लागू की जाती है। तो शक्ति विश्लेषण उपागम के अनुसार राज्य क्या है? एक शक्ति क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में? शक्ति क्षेत्र के रूप में। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक इकाई नहीं है, ऐतिहासिक घटना नहीं है, आर्थिक बाजार नहीं है, एक शक्ति क्षेत्र के रूप में है। ठीक है, कौन सा उपागम है ये? शक्ति विश्लेषण उपागम। इसमें यह बताया गया है कि राज्य के जो आंतरिक और बाहरी संबंध शक्ति को प्राप्त करने, अब देखो, राज्य के जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन है वो शक्ति को प्राप्त करने पर और संगठित करने से जुड़े हुए। एक तो शक्ति को प्राप्त करना
और फिर उस शक्ति को और ज्यादा अधिक संगठित करना, और राज्य को शक्ति क्षेत्र के रूप में देखता है, और राज्य क्या है, शक्ति का क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल, शक्ति विश्लेषण उपागम मुख्य रूप से राजनीतिक भूगोल की तुलना में किस में अधिक प्रयोग किया जाता है? ये हमने उस जो ऐप वाली क्लास है वहां पर मैंने ये बताया था कि शक्ति विश्लेषण उपागम का प्रयोग राजनीतिक भूगोल में उतना नहीं होता जितना जियो पॉलिटिक्स में होता है। किस में होता है? जियो पॉलिटिक्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजनीतिक अध्ययन। जियो पॉलिटिकल जो स्टडी है, जियो पॉलिटिकल स्टडी में क्या है, जियो का मतलब भूमि, तो शक्ति विश्लेषण में क्या है कि एक शक्ति को प्राप्त करना और उसको संगठित करना। और संगठित कैसे होंगे कि जब राज्य का जो भूभाग है उसमें और अधिक विस्तार किया जाएगा, जितना हमारा भूभाग है उसको बनाए रखना होगा, उस पर और कोई देश बाह्य रूप से आक्रमण नहीं कर ले, उस राज्य की सीमाओं को और ज्यादा मजबूत करना, राज्य को सुरक्षित करना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित करना। तो ये जो भूमि से संबंधित तत्व है, जियो पॉलिटिक है, जो भूमि का महत्व राजनीति के अंदर है, जिसको हम जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, जहां पर जिसमें भूमि से संबंधित किसी भूभाग को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपस में संघर्ष होता हो, तो शक्ति विश्लेषण उपागम है ये, इसका जियो पॉलिटिक्स में अधिक प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होता है? जियो पॉलिटिक्स में इसका अधिक यूज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियो पॉलिटिक्स। राजनीतिक भूगोल की तुलना में भू राजनीतिक अध्ययन में अधिक प्रयोग किया गया है क्योंकि राज्यों के बीच शक्ति संबंधों पर केंद्रित है। राज्यों के बीच में शक्ति संबंधों पर केंद्रित है। अगला सवाल ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। किससे है? ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। मैंने पहले आपको बताया कि आर्टसोन ने यह कहा था कि जो ऐतिहासिक उपागम है उसमें राज्य का जो विकास है उसका जो टेम्पोरल स्टडी किया जाता है, काल क्रमानुसार उसकी स्टडी की जाती है, समय के सापेक्ष राज्य का कैसे विकास हुआ, इस बात का अध्ययन जिस उपागम में किया जाता है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक उपागम। तो ऐतिहासिक उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सवाल पूछा है कि इसका मेन पर्पस क्या है। राज्य की आर्थिक क्रोड क्षेत्रों का विश्लेषण करना, जो इकोनॉमिक कोर एरियाज है उसका विश्लेषण करना, या किसी राज्य की वर्तमान को उसके अतीत के संदर्भ में समझना, केंद्राभिमुखी शक्तियों को मजबूत करना, या राष्ट्र की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन करना। ऐतिहासिक उपागम क्या जोर देता है? किस पे जोर देगा? समय पे, टेम्पोरल बोलते हैं जिसको, कालिक अध्ययन। इसका मतलब काल के सापेक्ष अध्ययन करना। काल के सापेक्ष क्या? कि कोई राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप अतीत की घटनाओं का परिणाम है। आज कोई राज्य वर्तमान स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बहुत लंबी ऐतिहासिक हिस्ट्री रही है। तो राज्य का जो वर्तमान है उसको कैसे समझेंगे? अतीत के संदर्भ में समझना है तो कौन सा उपागम प्रयोग होगा? ऐतिहासिक उपागम। इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। ऐतिहासिक उपागम का उद्देश्य किसी राज्य के विकास और उद्भव की प्रक्रिया को समय के साथ समझना है, समय के सापेक्ष, ताकि वर्तमान को उसके अतीत के संदर्भ में समझा जा सके। अगला सवाल, विटलसी ने किस पुस्तक में ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करके फ्रांस के उद्भव और विकास का वर्णन किया? देखो जो विटलसी है ना, उसका जो अध्ययन है वो ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। एक सवाल आ सकता है कि विटलसी का अध्ययन किस उपागम पर आधारित है? आपको शक्ति विश्लेषण उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कार्य मूलक उपागम, इस प्रकार से आकृति मूलक उपागम, ये चार ऑप्शन में दे दिए। तो विटलसी वाला जो अध्ययन है, और वो अध्ययन किया था उन्होंने, उस अध्ययन में फ्रांस का उद्भव कैसे हुआ, फ्रांस का विकास कैसे हुआ, उसका वर्णन किया। किसने? विटलसी ने। ये विटलसी वही है जिन्होंने कृषि प्रदेशों का, विटलसी के जो कृषि प्रदेश है वो हम पढ़ते हैं। तो ये विटलसी ने किस पुस्तक में, इन किताबों में से कौन सी किताब में, ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? पहले पढ़ चुके अपन, मूडी की। तो किस पुस्तक में ऐतिहासिक उपागम का ये वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न किसकी है? अभी पढ़ा था पहले, अलेक्जेंडर। ठीक है, फ्रांस के उद्भव और विकास का वर्णन किया है। तो इनकी ये पुस्तक बहुत फेमस है, आपको ध्यान होगा, द अर्थ एंड द स्टेट। किसकी पुस्तक है? विटलसी की।
द अर्थ एंड द स्टेट पुस्तक के अंदर विटलसी ने ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करके फ्रांस के उद्भव और विकास का वर्णन किया है। तो पुस्तक का नाम विटलसी का ध्यान रखना, द अर्थ एंड द स्टेट। ठीक है, ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स किसकी है? मूडीज की है। और वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न किसकी है? अलेक्जेंडर की है। विटलसी ने अपनी पुस्तक द अर्थ एंड द स्टेट में फ्रांस के उद्भव और विकास का वर्णन करने के लिए कौन सा उपागम प्रयोग किया है? ऐतिहासिक उपागम। नेक्स्ट सवाल, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। हार्टसॉन की एक और अप्रोच है जिसका नाम है आकृति मूलक उपागम, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। इस मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच का केंद्रीय विषय क्या है? सेंट्रल थीम क्या है? राज्य का समय के साथ क्रमिक विकास। देखो, समय के साथ क्रमिक विकास कौन से उपागम में देखते थे? ऐतिहासिक उपागम में। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्यात्मक प्रक्रियाएं, फंक्शनल प्रोसेस, राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों की आकृति, संरचना और प्रारूप। प्रारूप को बोलते हैं पैटर्न, संरचनाएं, स्ट्रक्चर, आकृति शेप। तो शेप, स्ट्रक्चर और प्रोसेस का अध्ययन करना। और चौथा है राज्य के आंतरिक और बाहरी संबंधों में शक्ति की भूमिका। तो ये तो कौन सा हो जाएगा? शक्ति मूलक उपागम। शक्ति मूलक उपागम। ये जो उपागम है ये है कार्य मूलक उपागम। कार्य मूलक उपागम। ठीक है, तो ऐतिहासिक उपागम, ये कार्य मूलक उपागम, ये शक्ति मूलक उपागम। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है कि आकृति मूलक उपागम में आकृति का, संरचना का और प्ररूप का अध्ययन किया जाता है। इजी सवाल था। आकृति मूलक उपागम राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों के अध्ययन पर केंद्रित है, विशेषकर उनकी आकृति, संरचना और प्रारूप। मोटे तौर पर कौन से संगठित क्षेत्रों के अध्ययन पर जोर देता है? जो संगठित है उन पे जोर देता है। नेक्स्ट सवाल है, रिचर्ड हार्टसॉन ने आकृति मूलक उपागम में किस पहलू को शामिल करने पर जोर दिया? पहला ऑप्शन, राज्य के ऐतिहासिक विकास, आर्थिक संबंधों का विश्लेषण, राजनीतिक संरचनाओं का कार्य या जनसंख्या का गुणात्मक विश्लेषण। तो अभी मैंने बताया था आकृति मूलक उपागम में, पिछले सवाल में हमने देखा था कि एक तो शेप की बात है, आकृति की बात थी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर की बात थी, संरचना की बात थी, और तीसरी थी पैटर्न की बात, प्रारूप की बात थी। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक संरचना का, राजनीतिक संरचनाओं का कार्य, स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो कार्य है वो आकृतिक उपागम में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। हार्टसॉन ने जोर दिया कि आकृति मूलक उपागम केवल एक स्थिर वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें राज्य के कार्यात्मक पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यमूलक उपागम के अनुसार किसी भी राज्य की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो फंक्शनल अप्रोच है उसके अनुसार एक राज्य की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? केंद्राभिमुखी शक्तियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों को एक संगठित इकाई में बदलना, अन्य देशों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपनी जनसंख्या में विविधता को बढ़ावा देना। देखो, केवल शब्द आया, वहां ऑप्शन गलत होने की संभावना है। ठीक है ना, केवल अपने सीमाओं की रक्षा करना, ये बात कार्यमूलक उपागम की नहीं है। अपनी जनसंख्या में विविधता को बढ़ावा देना, इस बात का कार्यमूलक उपागम से कोई संबंध नहीं है। अन्य देशों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, यह भी कार्यमूलक उपागम फंक्शनल का नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, केंद्राभिमुखी शक्तियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों को एक संगठित इकाई में बदलना। देखो, कार्यमूलक उपागम में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है, एक है केंद्राभिमुखी और एक है केंद्र जो प्रसारित जो शक्ति है, जिसको एक तो सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। केंद्राभिमुखी शक्ति है, ये इस बात पे जोर देती है कि जो उस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र है उनको एक संगठित रखना, उनको एक संगठित इकाई के रूप में बनाए रखना। तो कार्यमूलक उपागम में किसी राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जो केंद्राभिमुखी शक्तियां हैं जो उसको संगठित रखती है, उनके द्वारा विभिन्न प्रदेशों को एक संगठित इकाई में कैसे बदला जाए, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। कार्यमूलक उपागम के अनुसार एक राज्य की सबसे बड़ी चुनौती अपने बिखरे हुए प्रदेशों को एकजुट करने वाली शक्तियों, जिसको बोलते हैं केंद्राभिमुखी शक्ति, के माध्यम से एक संगठित इकाई में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट,
कार्यमूलक उपागम में कौन सी शक्तियां राज्य को विभाजित करने का प्रयास करती है? देखो, राज्य को एकजुट करने के लिए जो शक्तियां कार्य करती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस, केंद्राभिमुखी शक्तियां। और वे शक्तियां जो राज्य को विघटित करने का कार्य करती है उनको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, अपकेंद्रीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? अपकेंद्रीय शक्तियां। तो अपकेंद्रीय शक्तियां वे कारक है जो राज्य में बिखराव या अलगाव पैदा करते हैं, जैसे प्राकृतिक बाधा हो गया, दूरी हो गई, या भाषा हो गया, या सांस्कृतिक विविधता हो गई। ये वो कारक हैं जो राज्य में क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं। आपने सुना होगा भाषा के आधार पर विभिन्न पृथक राज्यों की मांग करना, या जो दूरी पर है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वो यूं कहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यहाँ जो प्राकृतिक बाधा है, मरुस्थलीय प्रदेश है, या पहाड़ी प्रदेश है, या पठारी प्रदेश है, जहां पर जहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी, जहाँ का रिलीफ फीचर वो अधिक अनुकूल नहीं है, वे लोग हमेशा पृथकतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, या तो यहाँ स्वतंत्र होने की आकांक्षा रखते हैं, या एक विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग करते हैं। इसलिए ये सारे जो कारक है ये अपकेंद्रीय शक्तियां हैं जो राज्य में विघटन पैदा करती है, राज्य में अलगाव पैदा करती है, तो राज्य को विभाजित करने का प्रयास करती है। ऐसी शक्तियों को क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय शक्तियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय शक्तियां जो राज्य को विघटित करती है। अगला सवाल, फ्रेडरिक रेडजेल का कौन सा विचार कार्यमूलक उपागम से संबंधित है? देखो, फ्रेडरिक रेडजेल ने कार्यमूलक उपागम पर अपनी एक राय व्यक्त की थी, और जिसमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि राज्यों के भी शक्ति संघर्ष होता है। क्या ये बात फ्रेडरिक रेडजेल ने कही? या राज्य का एक संगठित इकाई होना जो भूमि और मानव से बनी है? या फ्रेडरिक रेडजेल ये कहते हैं कि राज्य एक संगठित इकाई है और वो भूमि से और मानव से मिलकर बनी हुई है? या फ्रेडरिक रेडजेल ये कहते हैं कि राज्य की सीमाओं का परिवर्तनशील होना, कि राज्य की सीमाएं परिवर्तित होती है? या उन्होंने बोला कि जलवायु का राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? फ्रेडरिक रेडजेल का कौन सा विचार है? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने यह कहा था कि राज्य एक संगठित इकाई होता है, उसमें भूमि भी शामिल है और वहां की पॉपुलेशन, जनता भी शामिल है, मानव भी शामिल है। तो राज्य का एक संगठित इकाई होना जो भूमि और मानव से बनी हुई है। ये कौन कह रहा है? फ्रेडरिक रेडजेल। किसके बारे में कह रहा है? कार्यमूलक उपागम के बारे में। तो रेडजेल का यह विचार, राज्य एक संगठित इकाई है जो एक निश्चित अवधारणा पर आधारित है, कार्यमूलक उपागम के मूल विचार से मेल खाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्यमूलक उपागम के अंतर्गत संसाधनों के असमान वितरण के कारण किस प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं? रिसोर्सेज, एक देश है ए, एक देश है बी। इस देश में क नाम का संसाधन अधिक होता है, इस देश में ख नाम का संसाधन अधिक होता है। इसको क की जरूरत है तो ये यहां से प्राप्त करेगा, इसको ख की जरूरत है तो ये यहां से प्राप्त करेगा। ठीक है ना? तो संसाधनों का असमान वितरण होने के कारण उनके अंदर किस प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं? आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, राजनीतिक संबंध या क्षेत्रीय संबंध। ठीक है, तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि उसके आर्थिक संबंध उत्पन्न होते हैं, या सामरिक संबंध उत्पन्न होंगे, या राजनीतिक संबंध उत्पन्न होंगे, या क्षेत्रीय संबंध उत्पन्न होंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इस क्षेत्र का इस क्षेत्र से संबंध स्थापित होगा। तो कैसा संबंध स्थापित होगा? क्षेत्रीय संबंध स्थापित होंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? संसाधनों के इन दोनों, माफ करना, ये जो कार्यमूलक उपागम संसाधनों के असमान वितरण के कारण किस प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं? ये ए और ये बी, इन दोनों के पास में संसाधन का असमान वितरण है। इसके पास में जो संसाधन है वो इसके पास में नहीं है, इसके पास में जो संसाधन है वो इसके पास में नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कैसे संबंध स्थापित होंगे? ये इससे संसाधन प्राप्त करेगा, ये इससे संसाधन प्राप्त करेगा, तो ये इसको ये निर्यात करेगा और इससे ये आयात करेगा। तो आयात और निर्यात यहाँ जहां पर शुरू प्रारंभ हो जाएंगे वहां पर किसका क्या प्रारंभ होगा? आपस में व्यापार प्रारंभ होगा। और व्यापार किसका हिस्सा है? आर्थिक संबंध का। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में संसाधनों के असमान वितरण के कारण आर्थिक संबंध प्रारंभ हो जाते हैं। संसाधनों के असमान वितरण के कारण राज्यों के बीच में व्यापार के रूप में आर्थिक संबंध उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, स्टीफन बी जोन्स, जिसको एसपी जोन्स बोलते हैं, जिन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दी थी,
एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जिसका एक और नाम है इंटीग्रेटेड एरिया थ्योरी। इंटीग्रेटेड एरिया थ्योरी, इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? शक्ति विश्लेषण सिद्धांत, राज्य विकास सिद्धांत, विचार क्षेत्र श्रृंखला या भू राजनीतिक सिद्धांत? तो ये आपको ध्यान होगा कि स्टीफन बी जोन्स ने जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दी थी उसको दे आइडियाज एरिया चेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विचार क्षेत्र श्रृंखला। क्योंकि ये जो स्टीफन जोन्स ये कहते हैं कि विचार के साथ में जो राजनीतिक भूगोल के अध्ययन का जो उपगम है उसमें सबसे पहले विचार आता है और वो फिर अंततोगत्वा एक नए राज्य से भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में विकसित होता है। इसलिए विचार से लेकर क्षेत्र तक एक श्रृंखला चलती है, एक चेन चलती है, जिसको आइडिया एरिया चेन कहा जाता है। तो जोन्स के सिद्धांत को विचार क्षेत्र श्रृंखला के रूप में आइडिया एरिया चेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जोन्स द्वारा प्रतिपादित विचार क्षेत्र श्रृंखला आइडिया एरिया चेन में कौन सा चरण शामिल नहीं है? देखो, आइडिया एरिया से जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि सबसे पहले एक विचार आएगा, ठीक है, और उस विचार को बोलते हैं राजनीतिक विचार। सबसे पहले राजनीतिक कोई विचार आया, फिर 2 नंबर पे क्या किया कि उस पर निर्णय लिया गया। राजनीतिक विचार के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के बाद में उस निर्णय को लागू करने के लिए एक्शन होगा, दौड़ होगी, उसको बोलेंगे गति, ठीक है। ये गति जहां होगी वो किसी क्षेत्र पर होगी, इसलिए 4 नंबर पे है क्षेत्र, और 5वां है और ये जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये सब प्रक्रियाएं संपादित हो रही है वहां पर एक नया राजनीतिक क्षेत्र विकसित हो जाएगा जिसको बोलते हैं आइडिया एरिया। तो जो एरिया आइडिया ये है इसको बोलेंगे आइडिया और इसको बोलेंगे एरिया। तो आइडिया से लेकर एरिया तक एक चेन चलती है जिसमें राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र सम्मिलित है। इसलिए देखो, निर्णय शामिल है, राजनीतिक पर्यावरण अभी पढ़ा नहीं हमने, गति शामिल है और राजनीतिक विचार। सबसे पहले राजनीतिक विचार आते हैं, विचार के बाद निर्णय लेते हैं, निर्णय के बाद में गति होती है, गति के बाद में क्षेत्र और फिर राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। तो राजनीतिक पर्यावरण इसमें शामिल नहीं है, तो बी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कि बी इसमें इन चरणों में शामिल नहीं है। ओके, तो आइडिया एरिया चेन में ये 5 चरण है, ये ध्यान रखना, राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। अगला उपागम है सिस्टम अप्रोच को किस सिद्धांत पर आधारित है? जो सिस्टम अप्रोच है जिसको तंत्र उपागम कहते हैं, तंत्र उपागम ध्यान रखना जनरल सिस्टम थ्योरी पर आधारित है। किस पे आधारित है? जनरल सिस्टम थ्योरी, सामान्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। तो द सिस्टम अप्रोच सामान्य प्रणाली सिद्धांत जनरल सिस्टम थ्योरी पर आधारित है, न कि ऐतिहासिक विकास सिद्धांत पर भी आधारित नहीं है, शक्ति संतुलन पर भी नहीं है, क्षेत्रीय एकीकरण पर भी नहीं है। तो सामान्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है? तंत्र उपागम, सिस्टम अप्रोच इसमें शामिल है। तंत्र उपागम दृष्टिकोण सामान्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है, जो किसी भी राजनीतिक इकाई को एक प्रणाली के रूप में देता है कि जो राजनीतिक इकाई है, कोई प्रांत हो गया तो प्रांत क्या एक सिस्टम के रूप में कार्य करेगा, एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम की बात करता है। शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? जो पावर एनालिसिस जो अप्रोच है, पावर एनालिसिस अप्रोच में राष्ट्रीय जो शक्ति होती है उसको 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पहली शक्ति है भौगोलिक शक्ति, दूसरी शक्ति है आर्थिक शक्ति, तीसरी है राजनीतिक शक्ति, चौथी है सामाजिक शक्ति और 5वीं है सैन्य शक्ति। देखो, कोई भी क्षेत्र होगा उसका एक भूगोल होगा, उसके पास में जो संसाधन होंगे उत्पादन के, वितरण के, वो उसका आर्थिक शक्ति होगी, वहां पर जो शासन प्रणाली चल रही है वो उसकी राजनीतिक शक्ति होगी, वहां के लोगों की जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो उसकी सामाजिक शक्ति होगी, और उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वहां पर एक सैन्य शक्ति होगी। तो कुल मिला के शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण के अनुसार जो राष्ट्रीय शक्ति है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के अंदर बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? याद रखना, पहला भौगोलिक,
दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा सामाजिक और पांचवा सैन्य। ठीक है, तो ये 5 भागों में बांट दिया। नेक्स्ट, कार्यमूलक उपागम के अंतर्गत राज्यों के बीच भूमि के आवंटन और सीमा निर्धारण से संबंधित संबंध क्या कहलाते हैं? जो कार्यमूलक उपागम है उसमें राज्यों के बीच में जो भूमि का आवंटन किया जाता है और जो सीमाओं का निर्धारण किया जाता है वो उससे संबंधित संबंध क्या कहलाएंगे? आर्थिक संबंध नहीं, सामरिक संबंध नहीं, क्षेत्रीय संबंध या राजनीतिक संबंध। तो राज्यों के बीच भूमि का जो आवंटन करेंगे, एक भूमि या भूभाग आ गया, भूभाग कोई टेरिटरी आ गई, कोई क्षेत्र आ गया, और उस क्षेत्र के सीमाओं का निर्धारण, तो वो किस प्रकार के संबंध उत्पन्न करेगा? उन संबंधों को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय संबंध। ये संबंध राज्यों के बीच भूमि और सीमा से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय संबंध। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी सही, कि कार्यमूलक उपागम के अंतर्गत राज्यों के बीच भूमि का आवंटन और सीमा निर्धारण है वो क्षेत्रीय संबंध से संबंधित है। ठीक है, कार्यमूलक उपागम में ये जो सारे आप आर्थिक संबंध देख रहे हो, सामरिक संबंध, क्षेत्रीय संबंध और राजनीतिक संबंध है, ये सभी कार्यमूलक उपागम के अंतर्गत ही, कार्यमूलक उपागम में ये सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इन सभी संबंधों का। लेकिन कौन से संबंध में राज्यों के बीच भूमि के आवंटन और सीमा निर्धारण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे क्षेत्रीय संबंध। आर्थिक संबंध में क्या किया जाता है कि राज्यों के बीच में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामरिक संबंध में महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है उनके बीच, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संबंध में उनकी सीमाओं का निर्धारण वगैरह ये अध्ययन किया जाता है। तो जो क्षेत्रीय संबंध है उसमें राज्यों के बीच भूमि का आवंटन और उसका सीमा निर्धारण वो किया जाता है। क्योंकि राजनीतिक संबंध है उनमें कि वहां पर राजनीतिक प्रकृति कैसी है, शासन की संरचनाएं कैसी है, उनका अध्ययन उसमें किया जाता है। नेक्स्ट, हार्टसॉन के कार्यमूलक विश्लेषण के अनुसार केंद्राभिमुखी शक्तियां क्या है? जो केंद्राभिमुखी शक्ति है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं वो कौन सी है? वह शक्ति जो राष्ट्र को विभाजित करती है, ये तो केंद्राभिमुखी शक्ति नहीं है। वह शक्ति जो राज्य को एकजुट करती है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्सेज है वो राज्य को एकजुट करती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है वो राष्ट्र को विभाजित करती है। इसलिए वह शक्ति जो राष्ट्र को एकजुट करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, केंद्राभिमुखी शक्ति बोलेंगे। केंद्राभिमुखी शक्ति वे है जो राष्ट्रीय भावना, साझा संस्कृति के माध्यम से राज्य को मजबूत और संगठित इकाई में बदलती है। नेक्स्ट, आकृति मूलक उपागम के अनुसार राज्य की कौन सी विशेषता आंतरिक नहीं है? मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच है, उसमें आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, राज्यों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, शेप का अध्ययन किया जाता है, प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। तो इस उपागम के अनुसार राज्य की कौन सी विशेषता है जो उसकी आंतरिक नहीं है? राजधानी उसकी आंतरिक होती है, सीमा हमेशा परिधि पर होती है तो बाहरी होती है। आर्थिक क्रोड़ क्षेत्र मतलब इकोनॉमिक कोर एरियाज कौन कौन से हैं, वो कोर एरियाज उसके आंतरिक भाग में होंगे, तो ये भी विशेषता आंतरिक है। और जनसंख्या के जमाव के क्षेत्र मतलब पॉपुलेशन कहाँ कहाँ रहती है, तो वो भी उस क्षेत्र के भीतर रहती है। इसलिए ये भी भीतर है, ये भी भीतर है और ये भी भीतर है, लेकिन ये बाहर है। इसलिए कौन सी विशेषता आंतरिक नहीं है? तो सीमा वाली विशेषता है, ये इसकी आंतरिक नहीं है। सीमाएं राज्य की बाहरी परिधि पर होती है, जबकि अन्य जो विकल्प है वो आंतरिक विशेषताओं से संबंधित है। अगला सवाल, किस उपागम को स्थिर वर्णन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसमें राज्य के कार्यात्मक पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए? देखो, हार्टसॉन ने जो शुरू के 3 उपागम कहे थे उसमें जो तीसरा उपागम आता है, ठीक है, जिसको पहला उपागम था शक्ति विश्लेषण, फिर दूसरा ऐतिहासिक उपागम, तीसरा जो उपागम है जिसको हम आकृति मूलक उपागम कहते हैं। इस आकृति मूलक उपागम में उन्होंने कहा कि आकृति मूलक उपागम को स्थिर वर्णन के रूप में नहीं देखा है, कि हमें केवल इसका स्थिर वर्णन नहीं करना है, बल्कि इसमें हमें अभी तक जो चौथा फैक्टर है वो है कार्य, फंक्शन, की इन राज्यों की केवल आकृतियों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, बल्कि इस बात का भी अध्ययन करना है कि राज्य कैसे कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो इसके जो कार्यात्मक पहलू है उनको भी शामिल करना होगा। ये कौन से उपागम में? आकृति मूलक उपागम में। तो हार्टसॉन ने आकृति मूलक उपागम में कार्यमूलक पहलुओं को शामिल करने पर जोर दिया ताकि इसमें केवल एक स्थिर वर्णन तक सीमित नहीं रखा जाए।
तो ये हमारे सवाल प्लस सवाल है ये, तंत्र उपागम के अनुसार एक राजनीतिक प्रणाली में कौन से तत्व शामिल होते हैं। जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच में इन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक प्रणाली में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। अभिनेता, संरचना और प्रक्रिया, केवल इनपुट और आउटपुट, केवल शब्द आते ही गलत हो जाएगा, केवल केवल ध्यान रखना, जहां केवल आते हैं वहां अधिकतर संभावना बनती है कि वो ऑप्शन गलत होगा, लेकिन फिर भी हमें उसका कंसेप्ट तो ध्यान होना चाहिए। तो केवल और इनपुट और आउटपुट की बात तंत्र उपागम में नहीं है। तंत्र है, सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम में इनपुट तो होगा और आउटपुट भी होगा, लेकिन केवल इनपुट आउटपुट नहीं होगा, बीच में प्रोसेस भी आएगा इसका, ठीक है ना। केवल भौगोलिक स्थान और भूभाग भी नहीं होंगे, केवल ऐतिहासिक घटना और सीमाएं भी नहीं होगी, इसमें एजेंट्स भी होते हैं जिनको हम अभिनेता बोलेंगे, एजेंट्स, संरचनाएं, स्ट्रक्चर भी होती है और प्रोसेस भी होती है, प्रोसेस भी होती है, ठीक है। तो ये सब तत्व मिलकर तंत्र उपागम को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्थापित करते हैं। तंत्र उपागम के तत्वों के रूप में अभिनेता भी होते हैं, स्ट्रक्चर भी होती है और प्रक्रियाएं भी होती है, इन सब का उल्लेख किया जाता है। तो ये हो गए हमारे आज के एमसीक्यू, जिसमें हमने डिस्कस किया कि राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम को कैसे स्टडी किया जाए, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम को कैसे पढ़ा जाए, और उसमें हमने बात शुरू की थी इसके दो प्रमुख जो प्रश्न थे आधारभूत प्रश्नों से, कि इसका कंटेंट क्या होगा और उस कंटेंट को कैसे पढ़ा जाए। तो ये जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से कैसे पढ़ा जाए, जिसका मतलब है कि इसके कौन कौन से उपागम है उन पे बात की, जिसमें हार्ट्सऑन के 4 मुख्य उपागम, उसके बाद में एसपी जोन्स का एक उपागम था उस पर भी बात की, और फिर उसके बाद में एक और उपागम सबसे लास्ट में पढ़ा जिसको हम सिस्टम अप्रोच बोलते हैं, तंत्र उपागम बोलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए वीडियो के। थैंक यू।